यहां सबसे पहले हम लोग मराठों के उत्थान के कारण को समझेंगे, जिसमें मैं आपको दो चार बातें बता दे रहा हूं, उसी को आप ध्यान में रखे रहिएगा, उसी से आपका काम हो जाएगा। पहला आप याद रखे रहिएगा इनकी सैन्य वीरता। दूसरा आपको याद रखना है गुरिल्ला युद्ध पद्धति। और तीसरा आपको याद रखना है आश्चर्यजनक हमला, जिसे छापा मार युद्ध पद्धति के नाम से भी जाना जाता है। और चौथा आपको याद रखना है भक्ति आंदोलन, क्योंकि इसी समय कई सारे संत महात्माओं ने भक्ति आंदोलन के जरिए लोगों को एकता के सूत्र में बांधने का प्रयास किया। समझ में आ गई इतनी बात? अब कोई भी आपसे पूछे कि बताओ भैया मराठों के उत्थान के कौन कौन से कारण हैं, तो आप तुरंत उन्हें ये सारी बातें बता के चले आइएगा। और पढ़ाने के दौरान, समझाने के दौरान जो भी चीजें यहां पर छूट जा रही हैं, उन्हें आप स्वयं से पढ़ने का प्रयास करिएगा। क्योंकि मैं जब भी मराठा साम्राज्य पढ़ाता हूं, चाहे मैं ऑनलाइन पढ़ाऊं या ऑफलाइन, कम से कम मुझे एक सप्ताह का समय लगता है। और ऐसे में इस स्पीड से मैं आपको पढ़ाने लगा तो आपका पेपर हो जाएगा और मैं पढ़ाता ही रहूंगा। तो इन सब चीजों से बचते हुए मैं 1 से 1.5 घंटे में इस पूरे मराठा साम्राज्य को पढ़ाने का प्रयास करूंगा। और मैं आपको हर कदम पर बताते चलूंगा क्या जरूरी है, क्या जरूरी नहीं है, कितना पढ़ना है, कितना नहीं। और इससे संबंधित जो भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, उनको भी मैं अभी आगे कराऊंगा। बस आप सभी धैर्य के साथ इन सारी चीजों को देखते रहिए। अगर आप इन लेक्चरों को परीक्षा के आधे घंटे पहले भी देखते हैं, तब भी आपका 5 से 6 क्वेश्चन तो पक्का हर हाल में बन जाएगा। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। शाहजी भोसले। शाहजी भोसले का संबंध सिसोदिया वंश से बताया जाता है। और ये शाहजी भोसले पहले अहमदनगर, उसके बाद बीजापुर के जागीरदार बनते हैं। और इनकी पहली पत्नी का नाम होता है जीजाबाई, जिनसे एक पुत्र की प्राप्ति होती है, जिनका नाम होता है छत्रपति शिवाजी महाराज। क्लियर इतनी बातें? और आप देखोगे इनकी दूसरी पत्नी का नाम होता है तुकाबाई मोहिते। और आपको बहुत ही अच्छी तरह से पता है कि यह अपनी दूसरी पत्नी के साथ रहने लगते हैं, और ऐसे में जीजाबाई अकेली पड़ जाती हैं, फिर भी अपने पुत्र को इस काबिल बनाती हैं कि दुनिया उनकी पूजा करती है। क्लियर इतनी बातें? जो भी बातें छूट जाएंगी आप उन्हें पढ़ते जाइएगा, क्योंकि मैं जल्दी जल्दी से इसे समझाने का प्रयास करूंगा। तो समझ में आ गया? लेकिन हाँ, यहां ध्यान रखे रहिएगा, आप इसे याद कर लीजिएगा। और छत्रपति शिवाजी महाराज किनके पुत्र होते हैं, ये आपसे पूछा जा सकता है। क्लियर? और हो सकता है शाहजी भोसले के बारे में यह भी पूछा जा सकता है कि ये कहां के जागीरदार थे। क्लियर? तो ये 2-3 बातें आप ध्यान में रखे रहिएगा। आगे बढ़ते हैं। आगे हम लोग पढ़ लेते हैं छत्रपति शिवाजी महाराज को। छत्रपति शिवाजी महाराज के जन्म को लेकर 2 तिथियां चलती हैं, एक मराठी परंपरा के अनुसार और दूसरा भारत सरकार के अनुसार। इसी वजह से आप देखोगे इनके कई सारे अभियानों में भी तिथियों का अंतर हमें देखने को मिलता है। तो ऐसे में अगर किसी किताब में कुछ अलग दिया है, मैं कुछ अलग पढ़ा रहा हूं, तो आप घबराइएगा नहीं, क्योंकि वह अंतर क्यों आ रहा है, इस लिए आ रहा है, इन तिथियों की वजह से आ रहा है। क्लियर इतनी बातें?
तो आपकी परीक्षा में ये तिथियां नहीं पूछी जाएंगी, बल्कि आपसे यह पूछा जाएगा कि इनका जन्म कहाँ हुआ था। तो आपको बताना है शिवनेरी दुर्ग में, जो कि कहाँ है, पुणे महाराष्ट्र में। और आप देखोगे यह शिवनेरी दुर्ग यूनेस्को साइट है। क्लियर? तो ये आपसे पूछा जा सकता है कि इनका जन्म कहाँ हुआ था और इनके माता पिता कौन हैं, यह भी आपसे पूछा जा सकता है। नोट कर लीजिए और ध्यान में रखे रहिएगा। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। आप देखोगे जो जागीरदार कोंडदेव होते हैं वह इनके संरक्षक के रूप में कार्य करते हैं, इनके सैन्य शिक्षक के रूप में काम करते हैं। अब यहां नाम लगा है दादा। क्या नाम लगा है? दादा। तो आप यह मत समझिएगा कि इनके दादा ही थे। ये इनके दादा नहीं थे, बल्कि साहजी भोसले के मित्र थे। कौन थे भैया? मित्र थे, दोस्त थे। और ये क्या कर रहे हैं? इनके संरक्षक और सैन्य शिक्षक के रूप में काम कर रहे हैं। तो यह भी आपसे पूछा जा सकता है। क्या भैया? यह भी आपसे पूछा जा सकता है। क्लियर इतनी बातें? क्लियर? आगे बढ़ो। आपसे एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि छत्रपति शिवाजी महाराज के आध्यात्मिक गुरु कौन थे? तो आपको बताना है समर्थ रामदास। क्या बताओगे? समर्थ रामदास। क्लियर इतनी बातें? और इनकी जो पहली पत्नी होती हैं उनका नाम होता है साईबाई निम्बालकर, जिनसे एक पुत्र की प्राप्ति होती है जिनका नाम होता है छत्रपति संभाजी महाराज, जिन्हें छावा के नाम से जाना जाता है। और छत्रपति संभाजी महाराज का जो शासन काल है वह 1680 से 89 तक है। क्लियर इतनी बातें? और छत्रपति शिवाजी महाराज के जो दूसरी पत्नी है उनका नाम है सोयराबाई। सोयराबाई से एक पुत्र की प्राप्ति होती है जिनका नाम होता है राजा राम। राजा राम का शासनकाल 1689 से 1700 तक होता है। इतनी बातें समझ गए? आगे बढ़ें। इसी तरह से हम लोग जल्दी जल्दी से चीजों को पढ़ने का प्रयास करेंगे। अब हम बात कर लेते हैं छत्रपति शिवाजी महाराज के सैन्य अभियान के बारे में। कई सारी किताबों में आप देखोगे तो आपको मिलेगा कि इन्होंने जो पहला अभियान किया था वह तोरण का किला था, यानी कि इन्होंने सबसे पहले तोरण का किला जीता। तो आपसे यह भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इन्होंने सबसे पहला किला कौन सा जीता? तो आपको बताना है तोरण का किला, जिसे प्रचंडगढ़ के नाम से भी जाना जाता है। और आप कुछ किताबों में पढ़ोगे तो वहां लिखा हुआ मिल जाएगा कि 1643 ईस्वी में सबसे पहले इन्होंने सिंहगढ़ का किला बीजापुर से जीता था। तो अभी के लिए आप यह मान के चलिए। और अगर मान लीजिए क्वेश्चन में डाउट है, क्वेश्चन में क्या है? डाउट है, तो जहां डाउट होगा वहां इस तरह से सवाल नहीं पूछेगा। ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूं और बताते रहता हूं। तो अभी के लिए आप केवल यही मान के चलिए भैया कि सबसे पहले उन्होंने तोरण का किला ही जीता था। और अब मैं जो भी लाइन नोट कराने जा रहा हूं उसे आप जरूर नोट करिएगा। सिंहगढ़, रायगढ़, राजगढ़, लोहागढ़, प्रतापगढ़, स्वर्णदुर्ग, सिंहदुर्ग और इधर सालेर, खांडेरी, जिंजी। कितना हुआ? गिनो जल्दी से। 10। और मैंने एक पीछे बताया था और अभी मैं एक आगे बताऊंगा, पन्हाला। टोटल आपके जो 12 किले हैं ये 12 किले यूनेस्को साइट है। यह भी आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। और आप देखोगे 1657 ईस्वी में पहली बार मुगलों का और छत्रपति शिवाजी महाराज का आमना सामना होता है। कैसे भैया? कहानी समझो। इस तरफ आपके मुगल हैं और इस तरफ आपका कोंकण क्षेत्र है और इस तरफ आपका कौन है भैया? बीजापुर। बीजापुर का सुल्तान कौन है? जल्दी जल्दी से बताओ। सिकंदर आदिल शाह। ये मुगल चाह रहे हैं कि भैया कोंकण पर अगर मैं अधिकार कर लूं तो हम आगे भी बढ़ जाएंगे और आगे के क्षेत्र को भी जीत
जाएंगे। और कहीं ना कहीं इसको इसी बात का डर लगा हुआ था और इस बीजापुर के शासक ने छत्रपति शिवाजी महाराज से सहायता मांगा और कहा कि भैया हमारी सहायता करो, हम इस क्षेत्र को जीत लेंगे तो आधा क्षेत्र मैं आपको दे दूंगा। भाई बात मानी गई और छत्रपति शिवाजी महाराज ने बीजापुर वाले की सहायता की और इस क्षेत्र को क्या कर लिया भैया, जीत लिया। और जीत लिया तो अभी ताजा ताजा युद्ध हुआ था। शिवाजी महाराज ने कहा कि भाई चलो बाद में बंटवारा करेंगे, अभी तुम भी थके हो और तुम्हारे भी कई सारे सैनिक वगैरह मरे हैं, हम लोग बंटवारा बाद में करेंगे। लेकिन ये जो बीजापुर वाला है इसके मन में समा गया लालच और इसने बंटवारा किया ही नहीं। तो ऐसे में अब कहानी आगे बढ़ेगी और ये बीजापुर वाला किसको भेजेगा भैया, किसको भेजेगा, अफजल खां को। और अफजल खां को छत्रपति शिवाजी महाराज पटक पटक के मारेंगे, चीर देंगे, फाड़ के रख देंगे, है ना। तो देखो अब यही क्या करेगा, जब बंटवारा नहीं हुआ तो ऐसे में जो है कहानी बदलने लगी। क्लियर। तो जो सिकंदर आदिल शाह हैं वो 1659 ईस्वी में सेनापति अफजल खां को दूत बनाकर भेजने के लिए क्या करते हैं, उकसा देते हैं। और इसकी सेना जब निकलती है तो क्या करती है भैया, कई सारे हिंदू स्थलों को अपवित्र कर देती है। और ऐसे में शिवाजी को ये सारी बातें याद हैं। अभी अफजल खां का क्या होगा आप देखोगे। शिवाजी ने बाघ नख हथियार से प्रतापगढ़ के किले के निकट पार या वार नामक स्थान पर अफजल खां का नैया पाल लगा दिया, भेज दिया इसको प्रभु के पास, है ना। खतरनाक आदमी था। और भैया ये जो अफजल खां है ये काफी लंबा चौड़ा हट्टा कट्टा था। हम जैसे को तो ऐसे उठा लेता, ऐसे हाथ में टांग देता, ऐसे मास्टर हमारे बारे में गलत बोल रहे हो, है ना। तो ई टांग लेता अगर हम ई का सामने चले जाते तो। आगे 60 में पन्हाला को जीत लिया। ये भी पन्हाला जो है आपका यूनेस्को साइट है। क्लियर। और ये जो अफजल वाला बात है ये आप नोट करे रहिएगा भैया, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। क्लियर। अफजल खां वाला बात आप नोट रखे रहिएगा, ये आपसे पूछा जा सकता है। ये सारी बातें हो गई। 1660 में औरंगजेब ने शिवाजी के विरुद्ध शाइस्ता खां को दक्कन का मुगल सूबेदार बनाया, जिसके परिणाम स्वरूप पुणे पर कब्जा हो गया। तो आपसे इस तरह का क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि औरंगजेब ने सबसे पहले किसे शिवाजी के विरुद्ध दक्कन का सूबेदार बनाकर भेजा, तब आपको नाम लेना है शाइस्ता खां का। कुछ बच्चे यहां भी गलत करके चले आएंगे, वह लगाने चले आएंगे मिर्जा राजा जयसिंह, लेकिन मिर्जा राजा जयसिंह दूसरे नंबर पर आते हैं। सबसे पहले औरंगजेब ने शाइस्ता खां को ही सूबेदार बना के भेजा था, किसके विरुद्ध, शिवाजी के विरुद्ध। तो ये बात आपको पता होनी चाहिए, नहीं तो जहां आपने लगाया मिर्जा राजा तहां आप गए, खेला खत्म, एक नंबर खत्म, खल्लास खल्लास, है ना। और आप देखोगे जब इस शाइस्ता खां को औरंगजेब भेजता है तो ये बहाना बना के कहता है कि मैं पन्हाला के पास जाऊंगा, और बहाना बना के कहां चला जाता है, पुणे पर कब्जा कर लेता है। और ऐसे में शिवाजी महाराज का परिवार बीच में आ गया। क्लियर। बीच में परिवार आ गया। तो ऐसे में ये जो शाइस्ता खां है ये यहीं पर महल वगैरह बना के रहने लगता है। और एक दिन रात्रि में शिवाजी महाराज घोड़े के साथ पहुंचे और इसके सीधे बेडरूम में घुस गए और मारा, ऐसे इसका हाथ का अंगूठा कट गया। और जब अंगूठा कट गया तो कोई भी योद्धा होगा तलवार वगैरह चलाने में काफी दिक्कत होगा। और ऐसे में फिर औरंगजेब इसे बुला लेता है, किसको, शाइस्ता खां को। फिर क्या करता है, क्या करता है, मिर्जा राजा जयसिंह को दक्कन का सूबेदार बना के भेजता है। कहां गए भाई मिर्जा राजा, ये रहे, इनको दक्कन का सूबेदार बना के भेजता है। और इन्होंने अच्छी खासी चिकनी चुपड़ी बातें की होंगी, जिसके रास्ते आप देखोगे 1665 में पुरंदर की संधि होती है। क्या होती है, पुरंदर की संधि होती है। पुरंदर की संधि में क्या क्या शर्तें थी ये आपके लिए
आवश्यक है और आप ध्यान में रखे रहिएगा। एक आध क्वेश्चन तो पक्का यहां से पूछा ही जाना है। सबसे पहला क्वेश्चन तो यही पूछा जाएगा, पुरंदर की संधि कहां हुई। फिर आपसे पूछा जाएगा किनके मध्य हुई। तो आपको बताना है, एक तरफ थे छत्रपति शिवाजी महाराज और दूसरी तरफ मुगल थे। मुगलों में औरंगजेब था या मिर्जा राजा जयसिंह। कुछ भी हो सकता है आपके विकल्प में, कभी कभी ये देगा, कभी ये दे देगा, कभी कभी ये दे देगा। और जब मैंने आपको ये तीनों बता दिया तो आपसे क्वेश्चन गलत होगा? बिल्कुल भी नहीं गलत होगा। है ना, इस तरह से अगर मैं बताऊंगा तो क्वेश्चन गलत होगा? बिल्कुल भी नहीं गलत होगा। और जिन्होंने गलत किया उसे मैं पटक पटक के मारूंगा, है ना। तो ये हो गया। आगे बढ़ो। इसमें शर्त रखी गई भैया कि 23 किले शिवाजी महाराज मुगलों के हवाले करेंगे और बाकी 12 किले वे अपने पास रखेंगे। और संभाजी महाराज को 5000 कितना है भैया, कहां गया, हाँ, 5000 घोड़ों के साथ मुगल दरबार में उपस्थित होना पड़ेगा। तो ये कुछ शर्तें हैं और यहां से एक आध क्वेश्चन तो आपका पक्का पूछा जाएगा। जो भी चीजें बच रही हैं उनको आप ध्यान से पढ़ने का प्रयास करिएगा, है ना। यह भी शर्त रखा गया कि भाई शिवाजी महाराज जी ने वचन दे दिया कि भाई मैं मुगल दरबार में आऊंगा, लेकिन मैं इसके लिए बाध्य नहीं हूं। और जब उन्होंने कहा कि भाई मैं आऊंगा दरबार में, तो 1666 ईस्वी में जयसिंह ने राजी कर लिया कि भैया आओ। और चिकनी चुपड़ी बातें की होगी तो भाई शिवाजी महाराज थे वो भी पहुंच गए। और ऐसे में उन्हें अपमान का सामना करना पड़ा और उन्हें कैद कर लिया गया। किन्हें? शिवाजी महाराज को। और कैद करके राम सिंह की देखरेख में नजरबंद कर दिया गया। ये जो राम सिंह है ये मिर्जा राजा जयसिंह के कौन होते हैं? पुत्र होते हैं। क्लियर। और यहां से शिवाजी महाराज बच निकलते हैं। तो हो सकता है आपसे यह भी पूछा जाए कि उन्हें कब कैद किया गया था और जब कैद किया गया था तो कहां रखा गया था। तो आपको बताना है जयपुर भवन। और आप एक गलती यहां पर यह कर सकते हो कि जयपुर भवन को जयपुर बता सकते हो। तो भैया जयपुर भवन जयपुर में नहीं है। जयपुर भवन आपके कहां है भैया? आगरा। आगरा कहां गया? ये रहा, है ना। जयपुर भवन कहाँ है? आगरा में है। और यहीं पर इन्हें नजरबंद करके रखा गया था। किनकी देखरेख में? राम सिंह की देखरेख में। तो ये बाकी बची चीजें आप पढ़ लीजिएगा। आगे 1770 ईस्वी औरंगजेब ने बरार में शिवाजी की जागीर के एक हिस्से पर पुनः कब्जा कर लिया। अब जब औरंगजेब एक हिस्से पर पुनः कब्जा कर लेगा तो ऐसे में पुरंदर की संधि जो हुई थी वह क्या हो जाएगी? भंग हो जाएगी। क्या हो जाएगी? भंग हो जाएगी। ये हो गया। तो ये सारी बातें आप पढ़ लीजिएगा। एक बात आप ध्यान में यह रखे रहिएगा, जब ये वहां से छूट पाते हैं औरंगजेब के कैद से, तो सबसे पहले जो अभियान होता है वो होता है कुंढाना। क्या होता है? कुंढाना। और आपने देखा होगा तानाजी फिल्म भी इस पर आई थी, है ना। तानाजी की सहायता से कुंढाना का किला जीत लिया जाता है और इसका नाम बदल के क्या कर दिया जाता है? सिंहगढ़। क्या कर दिया जाता है? सिंहगढ़। समझ में आ गई इतनी बात। और यहां आपको मैंने एक बात नहीं बताया भैया, ये नोट कर लो कि इन्होंने शिवाजी महाराज ने पुरंदर कहां गया? पुरंदर का किला कब जीता था भैया? संधि 65 में हो रही है, लेकिन इन्होंने 46 में ही पुरंदर को जीत लिया था, पुरंदर के किले को जीत लिया था। तो ये भी बात आप ध्यान में रखे रहिएगा। पुरंदर की संधि 65 में हो रही है, लेकिन किला 46 में ही जीत लिया गया था। ध्यान रखे रहिएगा। और ये कुंढाना वाला आप याद रखे रहिएगा, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। आगे एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, किस लड़ाई में मराठों ने मुगलों के खिलाफ निर्णायक जीत हासिल की?
तो आपको बताना है 1672 और कौन सी लड़ाई है भैया, सालेर की लड़ाई है ना, सालेर की लड़ाई। ये आप ध्यान में रखे रहिएगा, ये आपसे पूछा जा सकता है। आगे आगे अब शिवाजी महाराज अपना राज्याभिषेक करवाएंगे और राज्याभिषेक जब करवाएंगे तो कुछ उपाधियां लेंगे और राज्याभिषेक इनका कहां होता है, कितनी बार होता है, यहां से आपके क्वेश्चन बन सकते हैं। तो इन्होंने भी अपना राज्याभिषेक कितनी बार करवाया भैया, 2 बार करवाया था। एक आपका हो जाएगा 1674 और एक आपका हो जाएगा 1674, लेकिन यहां महीनों में अंतर देखने को मिलेगा, तिथियां आपकी वही रहेंगी। क्लियर। तो अभी पीछे मैंने आपको पढ़ाया था एक और शासक होता है जो 2 बार गद्दी पर बैठता है ना, 2 बार राज्याभिषेक करवाता है। तो आप देखोगे छत्रपति शिवाजी महाराज का राज्याभिषेक 2 बार हो रहा है और जब राज्याभिषेक होगा तो यह छत्रपति की उपाधि धारण करेंगे और छत्रपति संस्कृत का शब्द है, नोट करे रहिएगा, जिसका अर्थ होता है सर्वोच्च राजा। और इन्होंने अपना राज्याभिषेक जब करवाया उसके बाद राजधानी किसे बनवाया, रायगढ़ को। क्लियर। तो यह भी आपसे पूछा जा सकता है, यह पूछा जा सकता है कि इनकी राजधानी कौन सी थी, इन्होंने अपना राज्याभिषेक कहां करवाया, इन्होंने छत्रपति की उपाधि कहां ली, इन्होंने स्वयं को गायों और ब्राह्मणों का रक्षक कहां बताया, रायगढ़। क्लियर। तो इस तरह से कुछ ना कुछ खुरापात करके आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है और जब इनका राज्याभिषेक होता है तो एक नए संवत की शुरुआत होती है और यह अपने आप को गायों और ब्राह्मणों का रक्षक बताते हैं, यानी कि गो ब्राह्मण प्रतिपालक, धर्म का रक्षक यानी कि धर्म परायण, हिंदू धर्मोद्धारक, हिंदू पद पादशाही का व्रत धारण करते हैं और ये सारे व्रत कब धारण करते हैं, सिंहासन पर बैठने के बाद। क्लियर। तो आपसे ये सारे बिंदु पूछे जा सकते हैं, सब आपके क्वेश्चन के दायरे में है, ध्यान रखे रहिएगा, हल्के में बिल्कुल भी ना लीजिएगा। और देखो मैंने सारी चीजों को कम करते हुए बिल्कुल काफी कम समय में पढ़ाने का प्रयास किया, जो फालतू की बातें थी उन्हें स्किप करने का प्रयास किया, जो जरूरी है केवल वही बताने का प्रयास कर रहा हूं, वही समझाने का प्रयास कर रहा हूं। क्लियर। तो ये बातें ध्यान रखे रहिएगा और यहां से आपके एक आध क्वेश्चन तो पक्के हैं, इस पीपीटी से एक आध क्वेश्चन तो पक्के हैं, ध्यान में रखे रहिएगा। क्लियर। हाँ, आगे बढ़ते हैं। उन्होंने फारसी के स्थान पर मराठी को दरबार की भाषा बना दिया और एक संस्कृत शब्दकोश राज व्यवहार कोश के संकलन का आदेश दिया। तो इस समय दरबार की भाषा कौन है भैया, मराठी है। कौन सी भाषा है, मराठी। ये आप ध्यान में रखे रहिएगा। और आप देखोगे 1680 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो जाती है और आपसे यह भी पूछा जा सकता है कि इनकी मृत्यु कब हुई। क्लियर। इनकी मृत्यु कब हुई। और आपको बहुत अच्छी तरह से पता है कि इन्होंने अपने से बहुत शक्तिशाली सेनाओं, राजाओं या सल्तनत के विरुद्ध युद्ध किया और उनसे विजयी भी रहे। आगे छत्रपति संभाजी महाराज, आपको बहुत अच्छी तरह से पता है छत्रपति संभाजी महाराज शिवाजी के पुत्र होते हैं और उनके उत्तराधिकारी होते हैं। तो यह भी आपसे पूछा जा सकता है। और इनकी पत्नी का नाम होता है यशुबाई और इनसे एक पुत्र की प्राप्ति होती है जिनका नाम होता है साहू जी महाराज। और साहू जी महाराज का शासन 1707 से 1749 तक होता है। क्लियर। इनकी कुछ रचनाएं हैं, ये आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि आपने छावा मूवी भी देखा होगा तो उसमें देखो कैसे कैसे ये प्रतियोगिताएं भी करते हैं, कविताएं करते हैं। और इनके एक कवि होते हैं, क्या नाम होता है, कवि कलश। और आपने फिल्म में देखा ही होगा, कहते हैं हाथी घोड़े तोप तलवारें, फौज तो तेरी सारी है,
पर जंजीर में जकड़ा राजा मेरा, अब भी सब पे भारी है। सुना होगा ना। तो इनके कवि कौन होते हैं भैया? कवि कलश। और फिल्म में दिखाया नहीं गया है, लेकिन इनकी भी आंखें औरंगजेब चुट्टा निकलवा लेता है ना। मूवी में दिखाया नहीं गया है। लगभग उसी समय विद्रोही शहजादा, कितनी बार बताऊं इसे, विद्रोह करके भाग लेता है। भागते हुए कहां जाता है? राजपूतों के पास जाता है। राजपूतों से मराठों के पास जाता है। मराठों से भागता हुआ ईरान चला जाता है, वहां निपट जाता है। तो ये आप देख सकते हो, इसको आप ध्यान में रखे रहिएगा। फिर यहाँ औरंगजेब के युद्धों के बारे में बताया गया है। ये सारी चीजें मैं पीछे बता चुका हूं। कवि कलश पूछे जा सकते हैं, नोट रखे रहिएगा। किसके दरबार में रहते हैं, इस तरह से कुछ क्वेश्चन आपसे गढ़ सकता है। अब आते हैं राजा राम जी। राजा राम जी की पत्नी का नाम होता है ताराबाई, और ये ताराबाई 1700 से लेकर 1707 ईस्वी तक शासन करती हैं। ताराबाई, ताराबाई को याद रखे रहना। अभी इससे संबंधित मैं क्वेश्चन भी लाया हूं, वह आपसे पूछा जा सकता है। इनके जो पहले पुत्र होते हैं उनका नाम होता है शिवाजी सेकंड, जिनकी पत्नी होती हैं राजस बाई। राजबाई, राजस लिख लो भैया। और पुत्र का नाम होता है राजाराम सेकंड। यही राजाराम सेकंड साहू जी के दत्तक पुत्र होते हैं। अभी आपने पीछे साहू जी महाराज को पढ़ा, तो आप समझ सकते हो शिवाजी द्वितीय किनके पुत्र होते हैं? राजाराम के। क्लियर? राजाराम, इनकी पत्नी का नाम ताराबाई, और ताराबाई के जो पहले पुत्र होते हैं उनका नाम होता है शिवाजी सेकंड, और शिवाजी सेकंड की पत्नी का नाम होता है राजसबाई, जिनसे एक पुत्र की प्राप्ति होता है जिनका नाम होता है राजाराम सेकंड। और यही राजाराम सेकंड साहू जी महाराज के दत्तक पुत्र बनते हैं। और साहू जी महाराज को मैंने अभी पीछे बताया, अभी आगे भी बताऊंगा। क्लियर? और राजा राम और ताराबाई के जो दूसरे पुत्र होते हैं उनका नाम होता है संभाजी द्वितीय, और इनके दत्तक पुत्र साहू जी द्वितीय होते हैं। देखिए, दत्तक का मतलब होता है कि गोद लिया हुआ पुत्र, गोद लिया हुआ पुत्र। तो इनके दत्तक पुत्र साहू जी द्वितीय होते हैं। आगे देखोगे, संभाजी की हत्या के बाद आपको अच्छी तरह से पता है कि औरंगजेब ने संभाजी महाराज की हत्या करवा दी थी, जिसके बारे में मैंने पीछे भी आपको बता दिया था। इसके बाद मराठों ने अपने नए शासक राजाराम के नेतृत्व में औरंगजेब के खिलाफ विरोध का प्रदर्शन किया। हालांकि मुगलों ने संभाजी के बेटे साहू जी को पकड़ लिया, और इसकी मृत्यु के बाद, किसके? औरंगजेब की मृत्यु के बाद इन्हें रिहा कर दिया जाएगा, इन्हें आजाद कर दिया जाएगा। आगे मराठा आंदोलन अब और अधिक विकेंद्रीकृत हो गया। अलग अलग सेनापतियों ने अपनी अपनी सेनाएं खड़ी की और अपनी इच्छा अनुसार मुगल सेना पर हमला किया। उन्होंने गुजरात और दक्कन क्षेत्रों में चौथ वसूलना भी शुरू कर दिया। तो ये थोड़ी बातें आप पढ़िएगा भैया, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसे भी पढ़ने का प्रयास करिएगा। और आप देखोगे साहू जी महाराज, है ना, संभाजी महाराज और साहू जी महाराज आपके सिलेबस में लगे हुए हैं, तो ये आपके पूछे जा सकते हैं। और आप देखोगे बालाजी विश्वनाथ के समर्थन से साहू जी विजयी हुए और 1708 ईस्वी में उन्होंने सिंहासन ग्रहण किया। तो आप इसे पढ़ लीजिएगा। आगे कहानी ये भी आप पढ़िएगा। चौथ और सरदेश मुखी, ये दो कर हुआ करते थे, दो टैक्स हुआ करते थे। एक था चौथ और दूसरा था सरदेश मुखी। शिवाजी ने अपने साम्राज्य के निकटवर्ती प्रदेशों, विजित प्रदेशों और मुगल बीजापुर के क्षेत्रों से चौथ और सरदेश मुखी, चौथ का मतलब होता है विजित जिले के राजस्व का 1/4 भाग। कितना भैया? 1/4, यानी कि 25%। तो 1/4 आपको याद रखना है, 1/4 याद रखना है, 25% याद रखना है। अरे भैया, अगर देखो ये 100 है,
100 को 4 भागों में बांटो, 25% ही आएगा। तो 25% 1/4, 1/4, ये क्या हो जाएगा भैया? चौथ। क्या? चौथ। क्लियर? ये आपको ध्यान में रखना है। वहीं अगर सरदेश मुखी की बात करें तो सरदेश मुख के रूप में उनकी स्थिति के आधार पर अतिरिक्त 10% एकत्र किया जाता था। यानी कि इसी 100 को अगर 10 भागों में बांटोगे तो कितना परसेंट निकल के आएगा? 10। यही तो आएगा। तो 1/10 कर सकते हो इसे। क्लियर? ये आपसे पूछा जा सकता है। अभी मैं इसे आगे भी समझाऊंगा, इसलिए मैं यहां पर जल्दी जल्दी से बता दिया। अब यहां से आपका शुरू होता है क्वेश्चन, और क्वेश्चनों को बड़े ही ध्यान से पढ़िएगा, क्योंकि कभी कभी आप ध्यान से नहीं पढ़ते हो और आप जल्दबाजी में क्वेश्चनों को गलत करके चले आते हो। यहां आपसे पूछा जा रहा है, मराठों के उत्कर्ष का निम्न में से कौन सा कारण सही है? कभी कभी यही पूछ लेता है, सही नहीं है, और आप इसी बारीकी को नहीं देखते हो तो आप क्वेश्चन को गलत करके चले आते हो। तो यहां दिया गया है, धार्मिक चेतना, भौगोलिक सुरक्षा, राजनैतिक जागृति और उच्च नेतृत्व। अभी मैंने आपको शुरुआत में बताया कि कई सारे संत महात्मा होते हैं जो भक्ति आंदोलन के जरिए लोगों को एकता के सूत्र में बांधने का प्रयास करते हैं। तो यह भी आपका सही हो जाएगा। भौगोलिक सुरक्षा, भौगोलिक सुरक्षा भी सही हो जाएगा। राजनीतिक जागृति, उच्च नेतृत्व, आपको बहुत अच्छी तरह से पता है ये इनका जो नेतृत्व था वह था कुशल। तो आप कह सकते हो भैया सारे के सारे बिंदु यहां पर सही हैं, तो आपका हो जाएगा उपर्युक्त सभी। क्लियर? और इसी तरह से आपको हर एक विकल्प के रास्ते गुजरना पड़ेगा। क्लियर? इसी तरह से अगला क्वेश्चन, मराठा साम्राज्य के संस्थापक राजा शिवाजी को किस स्थान पर छत्रपति के किताब से सम्मानित किया गया? और अभी मैंने आपको बताया था, कहां भैया? रायगढ़। कहां? रायगढ़। रायगढ़ आपका सही हो जाएगा। ये सारे आपके कट्टम किट्ट हो जाएंगे। तो जो भी क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूं वह भी आपकी परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। क्लियर? वह भी आपकी परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। इसका सही उत्तर हो जाएगा रायगढ़, और रायगढ़ में छत्रपति की उपाधि धारण करते हैं। यहां इसी को जो है थोड़ा विस्तार से और समझाने का प्रयास किया गया है कि मराठा साम्राज्य के प्रसिद्ध शासक, हिंदवी स्वराज्य के संस्थापक, गुरिल्ला युद्ध तरीकों को शुरू करने वाले शिवाजी ने 1674 ईस्वी में रायगढ़, जो कि इनकी राजधानी हुआ करती थी, नामक स्थान पर राज्याभिषेक के बाद छत्रपति की उपाधि धारण की। तो भैया आपको यहाँ कई सारी बातें मिल गई। हिंदवी स्वराज के संस्थापक, गुरिल्ला युद्ध तरीकों को शुरू करने वाले, ये सब आपसे पूछे जा सकते हैं, नोट कर लो। शिवाजी महाराज का राज्याभिषेक कब होता है? 1674 में होता है। और कहाँ होता है? राजधानी रायगढ़ में होता है। और वहां वह कौन सी उपाधि धारण करते हैं? छत्रपति की उपाधि धारण करते हैं। और आपको बहुत अच्छी तरह से पता है कि उस युग के जो महान विद्वान हैं, बनारस के पंडित, कौन भैया? विश्वेश्वर भट्ट उर्फ गंगा भट्ट। क्लियर? भोर स्थान पर राजेश्वर मंदिर स्थित है, जहां छत्रपति शिवाजी ने हिंदवी स्वराज के निर्माण की शपथ ग्रहण की थी। तो इन्होंने हिंदवी स्वराज के निर्माण की शपथ भी ग्रहण की थी, और वह कौन सा स्थान था, ये सारी बातें आप देखिएगा। अगला क्वेश्चन है, शिवाजी महाराज के शासन में मंत्री परिषद को किस नाम से जाना जाता था? और जहां तक मुझे लग रहा है कि ये आपकी परीक्षा में पूछा जा सकता है, मुझे जहां तक लग रहा है ये आपकी परीक्षा में पूछा जा सकता है, अष्टदिग्गज। अष्टदिग्गज में 8 विद्वान होते हैं, ये नहीं होगा।
नवरत्न ये कहां से संबंधित हो जाएगा? अकबर के टाइम पर हो जाएगा। और किसके टाइम पर होता है नवरत्न का कॉन्सेप्ट? प्राचीन भारत में जाओ, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य कौन है? सेकंड है, हाँ सेकंड है। अग्रहारम ये भी नहीं होगा, अष्टप्रधान ये सही हो जाएगा। क्लियर? तो ये आपसे पूछा जा सकता है, नोट कर लीजिए। मंत्री परिषद को अष्टप्रधान नाम से जाना जाता था। अष्टप्रधान के अंतर्गत 8 मंत्रियों का समूह होता है। तो आपसे पूछा जा सकता है जो अष्टप्रधान है वह कौन है? तो 8 मंत्रियों का समूह है। तो ये सारी बातें ध्यान में रखे रहिएगा, पूछी जा सकती हैं। आगे, जिसमें सबसे प्रमुख होते थे पेशवा। पेशवा कौन सा पद होता था भैया? प्रधानमंत्री का पद होता था। ये आपसे पूछा जा सकता है, नोट कर लीजिए। फिर अगला आता है अमात्य। अमात्य वित्त व राजस्व मंत्री होता था। बाकी मंत्री का काम आप जानते ही हैं, सचिव का काम आप जानते ही हैं। जो सुमंत है ये होता था विदेश मंत्री। तो आप पेशवा याद रखेंगे, अमात्य याद रखेंगे, सुमंत को याद रखेंगे जो कि विदेश मंत्री हुआ करते थे। सेनापति का काम आप जानते ही हैं। फिर पंडित राव जो कि धार्मिक कार्य संभालते थे। न्यायाधीश का काम आप जानते ही हैं, जज वगैरह का काम है ना। 2-3 चीजें यहां पर नोट रखे रहिएगा, ये आपकी परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है, पानीपत की तीसरी लड़ाई के दौरान मुगल सम्राट कौन था? कौन था भैया? बहादुर शाह प्रथम। बहादुर शाह प्रथम तो औरंगजेब के बाद बैठता है, ये नहीं होगा। बहादुर शाह जफर ये तो अंतिम शासक होगा, ये भी नहीं होगा। अकबर द्वितीय, अकबर द्वितीय तो औरंगजेब के टाइम पर विद्रोह करके भागा था, ये भी नहीं होगा। शाह आलम द्वितीय यही बच रहा है, यही सही हो जाएगा। ये दिया गया है पानीपत का तीसरा युद्ध 14 फरवरी 17 अहमद शाह अब्दाली जो कि अफगान हुआ करता था तथा मराठों के बीच हुआ था। इस युद्ध में मराठों की हार हुई। इस युद्ध के समय मुगल सम्राट शाह आलम सेकंड था। तो ये आप देख लीजिएगा, एक बार पढ़ लीजिएगा, आप भी समझ में आ जाएगा। बाजीराव प्रथम या बाजीराव बल्लाल किसके पुत्र थे? किसके पुत्र थे भैया? रघुनाथ राव नहीं, माधवराव नहीं, शिवाजी नहीं। क्या बच रहा है अभी? लगाओ। आपने अगर बाजीराव मस्तानी मूवी देखा होगा तो उसमें आपको और भी आसान तरीके से समझ में आ जाएगा। क्लियर? तो इसीलिए मैं कहता हूं कि फिल्में वगैरह देखनी चाहिए। वह भी कैसी फिल्में? ऐतिहासिक। पेशवा बालाजी विश्वनाथ के पुत्र बाजीराव प्रथम या बाजीराव बल्लाल थे। बाजीराव प्रथम लड़ाकू पेशवा के नाम से भी जाने जाते थे, जिनका कार्यकाल 1720 से 1740 ईस्वी तक रहता है। और यह आपके पाठ्यक्रम में लगे हुए हैं, इन्हें आप पढ़ के जाइएगा और हो सकता है एक आध क्वेश्चन इनसे आपके परीक्षा में पूछ ले। अगर एक आध नहीं पूछा जाएगा, 2-3 पूछा जाएगा। क्लियर? आगे, दक्कन में मराठों द्वारा वसूले जाने वाले भू राजस्व के 25% को कहा जाता था। मैंने आपको अभी पीछे बताया था भैया, 100 का 4 भाग बांटो, 1/4 करो, कितना होगा? 25 होगा। तो क्या है? चौथ है। क्या है? चौथ। क्लियर? और सरदेश मुखी पूछा जाए तो कितना भैया? 1/10 कर देना, तो कितना आ जाएगा? 10%। तो ये चौथ सरदेश मुखी। तो यहां उसी का अंतर बताया गया है। चौथ तथा सरदेश मुखी मराठा साम्राज्य में वसूले जाने वाले भू राजस्व कर हुआ करते थे। चौथ कुल राजस्व का 1/4 भाग लगभग 25% वसूला जाता था तथा सरदेश मुखी में कुल राजस्व का 1/10 भाग वसूला जाता था। रुपया, लारी एवं टका छत्रपति शिवाजी के राज्य में प्रचलित रजत मुद्राएं थी। तो आपको ये दोनों जरूर याद रखना है भैया, चौथ और सरदेश मुखी, क्योंकि हो सकता है आपकी परीक्षा में एक आध क्वेश्चन यहां से धर दे। एक आध नहीं पूछेगा तो दोनों पर पूछ लेगा। क्लियर? आगे,
वह कौन सेना नायक था जिसे बीजापुर के सुल्तान ने 1659 ईस्वी में शिवाजी को मारने के लिए भेजा था? इनायत खनवा रहा? नहीं। शाइस्ता खनवा नहीं था। 1659 बीजापुर, बीजापुर वाला भेज रहा है ना। और शाइस्ता खां को किसने नियुक्त किया था, किसने गवर्नर बनाया था, सूबेदार किसने बनाया था? औरंग ने बनाया था। किसने बनाया था? औरंग ने बनाया था। ये नहीं होगा। सैयद बंदा, ये तो किंग मेकर हुआ करते थे, ये भी नहीं हुए। कौन बच रहा है? अफजलवा हो जाएगा आपका, अफजलवा। क्लियर? क्या हो जाएगा? अफजल खान हो जाएगा। शिवाजी ने मुगलों को किस युद्ध में हराया था? कौन सा युद्ध था भैया? पुरंदर? नहीं। रायगढ़? नहीं। शिवनेर? शिवनेरी में इनका क्या हुआ था भैया? जन्म हुआ था शिवाजी महाराज का। पुरंदर का किला इन्होंने कब जीता था? 46 में जीता था। और पुरंदर की संधि कब हुई थी भैया? 65 में हुई थी। रायगढ़? रायगढ़ इनकी राजधानी थी, जहां इन्होंने छत्रपति की उपाधि धारण की थी। बच कौन सा रहा है? सालहार। इसी को मैंने अभी पीछे पढ़ाया था, साल्हेर। क्लियर? तो ये आपका सी सही हो जाएगा। आगे, शिवाजी ने 1672 में साल्हेर की युद्ध में मुगलों को हराया था। सही बात है। क्वेश्चन कह रहा है औरंगजेब की मृत्यु के समय मराठा नेतृत्व किसके हाथों में था? राजा राम? राजा राम गलत। जीजाबाई? ताराबाई? शिवाजी के आपका क्या हो जाएगा भैया? संभाजी महाराज लगाया जाए। औरंगजेब की मृत्यु के समय मराठा? गलत 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 गलत। औरंगजेब की मृत्यु बता रहा है। शिवाजी ने 1672 ईस्वी में साल्हेर के युद्ध में, ये तो हो गया। यहां कहा जा रहा है औरंगजेब की मृत्यु के समय मराठा नेतृत्व किसके हाथों में था? तो संभाजी के हाथों में नहीं था, क्योंकि इनकी मृत्यु हो चुकी थी। और राजा राम जो है, इनका शासन 1700 के आसपास से शुरू हुआ था। जीजाबाई ये तो शिवाजी की मां है। तो आपका सही उत्तर होगा डी। सही उत्तर होगा डी। और इनके बारे में मैंने पीछे बताया भी था, है ना। तो देख सकते हो कभी कभी भूल हो जाती है। क्लियर? और यहां लिखा गया होगा बहुत सारा बात, आप पढ़िएगा। आगे, शिवाजी ने राजनीतिक गुरु एवं संरक्षक किसे बनाया था या कौन थे? तो भैया जो इनके आध्यात्मिक गुरु थे वो थे समर्थ रामदास। शाहजी भोसले इनके पिताजी थे। जीजाबाई इनकी माताजी थी। दादा कोंडदेव यही हो जाएंगे इनके राजनीतिक गुरु एवं संरक्षक। ये शिवाजी महाराज को अपने पास बुलाते हैं और उन्हें शिक्षित करते हैं, इस काबिल बनाते हैं कि दुनिया उनकी पूजा करती है, दुनिया उन्हें याद करती है। आगे, शिवाजी को कर्म दर्शन का उपदेश देने वाले एवं मराठों को संगठित करने और महाराष्ट्र धर्म को प्रचारित करने का उपदेश देने वाले दास बोध के रचनाकार, नोट करिएगा, मराठा संत थे। तो भैया तुलसीदास, तुलसीदास ने क्या लिखा? रामचरितमानस लिखा। और क्या लिखा? जानकी मंगल, पार्वती मंगल। और क्या लिखा? विनय पत्रिका लिखा। तो तुलसी बाबा नहीं होंगे। कबीरदास की एक फेमस रचना है, कौन है भैया? क्या है? बीजक। जिसके भाग हैं कौन कौन से भैया? साखी शबद रमैनी। तो कबीरो नहीं होंगे। सूरदास, सूरदास की 3 रचनाएं कौन कौन सी भैया? सूर सागर, साहित्य लहरी, सूर सारावली। ये भी नहीं होंगे। बच कौन से रहे हैं? समर्थ दादा। तो इन्हीं को लगाओ भैया, आगे बढ़ जाओ। शिवाजी को तोपें अंग्रेजों ने प्रदान की। चलो भैया मान लेते हैं।
शिवाजी अपनी मां जीजाबाई से बहुत ज्यादा प्रभावित होते हैं, ये आपसे पूछा जा सकता है, नोट कर लीजिए। आगे, पेशवाओं का शासन। पेशवा शब्द जो है मूल रूप से फारसी का शब्द है, जिसका अर्थ होता है प्रधानमंत्री। क्या होता है? प्रधानमंत्री। पेशवाओं का शासन 1713 से शुरू होता है, लेकिन हमें यहाँ पर कहां तक का इतिहास पढ़ना है? 1658 से कहां तक जाना है? 1740 तक। इसके अलावा कोई भी घटना नहीं पढ़ना है, केवल इतना ही हमें जानना है। क्लियर? बालाजी विश्वनाथ आपके सिलेबस में लगे हुए हैं, इनको अच्छे से पढ़ लीजिएगा, तैयार कर लीजिएगा, और जो भी क्वेश्चन बनेगा निपटा के चले आइएगा। उन्होंने मराठा सम्राट शाहू को गृह युद्ध के बाद राज्य को स्थिर करने में मदद की। कान्होजी आंग्रे को यूरोपीय लोगों के खिलाफ शाहू का समर्थन करने के लिए राजी किया। बहुत सारी बातें हैं भैया, इसे पढ़ लीजिएगा। बाजीराव प्रथम, इनको भी पढ़ लीजिएगा, क्योंकि यहीं तक आपके सिलेबस में लगा हुआ है, इसे पढ़ लीजिएगा। इनके टाइम पर आप देखोगे और भी कई सारी चीजें होती हैं, ये आप ध्यान में रखे रहिएगा। इनके टाइम पर जो साम्राज्य है वो कहां से कहां तक जाता है भैया? अटक से कटक तक, कटक से अटक तक। ये ध्यान में रखे रहिएगा, इसको पढ़ लीजिएगा। आगे, बालाजी बाजी राव, इनका शासन जो है 40 से 61 तक होता है। ये आपके सिलेबस में नहीं है, इसे आप चाहे पढ़ना चाहे मत पढ़ना, लेकिन एक बार देख जरूर लेना। ये आपके सिलेबस में नहीं है, ये आपके सिलेबस में नहीं है। क्लियर? हाँ, तो अब मैं यह कह सकता हूं कि आपने मराठा साम्राज्य को बहुत बेहतरीन तरीके से तो नहीं, लेकिन हाँ काफी हद तक कंप्लीट कर लिया, और जो भी क्वेश्चन बनेंगे लगभग इसी के दायरे में रहेंगे।